वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और परसेंटेज के जो सवाल हैं हमारे यहाँ पर कुछ ख़त्म हो चुके हैं। सवाल नंबर 55 से लेकर यहाँ पर जो है 64 यानी 64 तक सवाल हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं। आज सवाल नंबर यहाँ पर 65 भी कल की क्लास में हो गए। यहाँ पर हम 66 से आगे करने वाले हैं, और ये हमारी परसेंट की जो क्लास है वो यहाँ पर क्लास नंबर 10 है। इसकी 4 क्लास और होंगी। उसके बाद जो आर एस अग्रवाल का जो प्रतिशत चैप्टर दिया है वो हमारा यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर है यहाँ पर 66। आप स्क्रीन पर देखिए सवाल नंबर यहाँ पर जो 66 है यानी 66 है। एक मेले में किसी दिन यहाँ पर 35,000 दर्शक पहुँचे तथा उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास कर दिया गया हो तो मेले में कितने बच्चे थे। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कुल दर्शक पहुँचे थे, कुल दर्शक, सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 66। कुल जो दर्शक थे यहाँ पर पहुँचे थे 35,000 दर्शक पहुँचे थे, और इन 35,000 दर्शकों में से जो है 10% जो दर्शक थे वो यहाँ पर फ्री में गए थे, यानी कि मुफ्त में यहाँ पर निःशुल्क गए थे 10% दर्शक। तो जो 10% अगर मैं इनमें से हटा दूँ, 35,000 का जो 10% होगा, अगर आप निकालो 35,000 का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी 35,000 के 1/10। 35,000 के यहाँ पर 1/10 आएंगे 3,500, यानी 3,500 जो दर्शक थे वो निःशुल्क पहुँचे थे। तो जो शुल्क वाले जो दर्शक वो यहाँ पर इन 35,000 में से 3,500 कम कर कर बचेंगे, यानी 35,000 में से अगर मैं 3,500 को हटा दूँ तो जो शुल्क वाले दो दर्शक आएंगे वो यहाँ पर 31,500 दर्शक होंगे। 31,500 दर्शक जो थे यहाँ पर शुल्क वाले थे। अब सवाल में लिखा है कि उनसे जो प्राप्त राशि थी वो यहाँ पर 9,50,000 रुपये थी, और 40 रुपये प्रति वयस्क के लिए और 20 रुपये प्रति बच्चे के लिए राशि ली गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मान लूँ, जैसे मैंने माना वयस्कों की जो संख्या है, वयस्कों की संख्या वो यहाँ पर मैंने जो है x मान ली, और जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या वो मैंने यहाँ पर जो है y को मान लिया। वयस्कों की संख्या जो है यहाँ पर x है, और जो बच्चों की संख्या है वो यहाँ पर y है। कुल जो दर्शक पहुँचे वो 31,500 थे, सॉरी 35,000 थे, लेकिन इनमें 10% तो जो है निःशुल्क थे। अगर शुल्क वालों की बात करें तो 31,500 थे। इन्हीं को मैं शुल्क वालों की तरह देखता हूँ, यानी कि x प्लस y यहाँ पर जो होंगे वो यहाँ पर 31,500 होंगे। x प्लस y कुल दर्शक 31,500 होंगे। अब जो वयस्क है, प्रति वयस्क 40 रुपये देता है, तो x वयस्क कितने रुपए देंगे, आप कहेंगे कि वो 40x रुपये देंगे। और प्रति बच्चा जो है 20 रुपये देता है, तो y जो बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या हमने y को मानी है, तो y जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कितने देंगे रुपए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 20y देंगे। और अगर 40x रुपये और 20y रुपये को मिला दिया जाए तो कुल जो राशि प्राप्त हुई है यहाँ पर 9,50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी कि 40x प्लस 20y बराबर 9,50,000 यहाँ पर हो जाएंगे। बस इन दोनों को हल करके हमें निकालना है यहाँ पर मेले में कितने बच्चे पहुँचे, यानी बच्चों की संख्या निकालनी है, यानी कि हमें y का मान निकालना है, हमें x पर ध्यान ही नहीं देना। अगर मैं दोनों साइड यहाँ से 20 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी कि 2x, ये हो जाएगा 20 कम 20 यानी y, और इसको 20 से डिवाइड करने पर ये हो जाएंगे यहाँ पर 47,500, 95,000 बचेंगे, उसका आधा 47,500। यानी मेरे पास यहाँ पर दो चरों में दो रैखिक समीकरण यहाँ पर हैं, समीकरण 1/2, इन दोनों को हल करके मुझे y का मान यहाँ पर निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए यहाँ पर x के गुणांक समान होने चाहिए। यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है x, तो इसमें भी पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2x, ये 2x में से 2x ये कट ही जाएगा। उसके बाद ये 2y, यहाँ पर ये y है, 2y में से y घटेगा तो यहाँ पर y बचेगा। और 31,500 का अगर मैं दोगुना करूँ तो ये 31 का दोगुना 62,500 का 1,000 यानी 63,000 होगा। 63,000 में से मुझे यहाँ पर 47,500 घटाना है, तो ये बचेंगे यहाँ पर जो है 47,000 को अगर मैं 63 में से घटाऊँ तो ये यहाँ पर बचेंगे 16,000, चूँकि 500 अधिक है तो ये आ जाएंगे 15,500।
यानी कि बाय का जो मान आया है वो यहाँ पर 15,500 आया है, यानी कि जो मेले में जो बच्चे पहुँचे थे वो 15,000 यहाँ पर 500 बच्चे पहुँचे थे। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 67 है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ये हमें ज्ञात यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 67 है। किसी विद्यालय में जो है लड़के यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर रेशियो दिया है 3:2। 3:2 यहाँ पर रेशियो दिया है। फिर सवाल में बोला गया है कि यदि 20% लड़के और 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हों, यानी कि छात्रवृत्ति लेने वाले, यहाँ पर छात्रवृत्ति लेने वाले जो लड़के हैं वो यहाँ पर 20% हैं और जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर जो है 30% हैं। 30% हैं, इतने छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें निकालना है। अगर हम 3 का 20% करने जाएं तो वो पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि इस रेशियो में आप जानते हैं कि रेशियो हम किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो मैं इस रेशियो में किसी संख्या का गुणा करके इस रेशियो को बढ़ा लेता हूं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो नया रेशियो है, रेशियो ना मान के चलो मैं संख्या ही मान लेता हूं। यहाँ पर संख्या जो है लड़के और लड़कियों की संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं 3:2 के अनुपात में। मैंने रेशियो में यहाँ पर जो है 20 का गुणा कर दिया, 20 का गुणा कर कर मैं मानता हूँ। तो 20 दिया, ये हो जाएंगे 60 और 20 दूनी ये हो जाएंगे 40। यानी कि मैंने मान लिया कि विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर 100 हैं और 100 को 2 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, 60 और 40 हो जाएंगे। अब सवाल में दिया है कि 20% लड़के और 30% लड़कियां यहाँ पर छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। अगर मैं 60 का 20% निकालूं तो 60 का यहाँ पर 20% जो आएगा, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, यानी 6 दूनी 12। उसके बाद 40 का अगर मैं 30% निकालूं तो 40 का 30% भी यहाँ पर जो होगा वो 12 होगा। यानी कि 24 बच्चे जो ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं 100 बच्चों में से। 100 बच्चों में से 24 बच्चे जो है छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले यहाँ पर कितने बचेंगे, आप बोलेंगे 76, यानी कि 76 बचेंगे। 76 बच्चे, 100 में से 76 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं। आप जानते हैं कि 100 में जो चेंज आता है वो सीधा प्रतिशत में ही आता है। हमें प्रतिशत निकालना था, तो 100 बच्चों में 76 छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं, यानी कि 76% छात्रवृत्ति ना लेने वाले बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 68 है। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई? हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 68 है। किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, चावल यानी राइस, उसके बाद मछली, उसके बाद यहाँ पर जो है खाद्य तेल है यानी ऑयल है, ऑयल। इन तीनों पर जो खाद्य जो व्यय होता है उसका जो रेशियो दिया है यहाँ पर 12:17 अनुपात, यहाँ पर 12:17:3 दिया गया है। अब इन अनुपातों में क्या हुआ कि इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, इसमें जो है यहाँ पर 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है, और इसमें जो है यहाँ पर 50% की वृद्धि हो जाती है। हमें कुल वृद्धि को निकालना है। अगर हम देखें 12 का 20% निकालना है तो ये पॉइंट में चला जाएगा। हम जानते हैं कि रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या 120 होगी, ये संख्या 170 होगी और ये संख्या 30 होगी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद अब इनका जो है 20%, 30% और 50% निकालना आसान हो गया। अगर मैं 120 का 20% निकालूं तो ये 20% से यहाँ पर कट जाएंगे, यानी 12 दूनी यहाँ पर आएगा 24। उसके बाद 170 का अगर 30% निकालें तो ये आएगा 51, और अगर 30 का 50% निकालें तो ये आएगा यहाँ पर 15। यानी कुल करके यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 24, 51 और 15 की हुई है, यानी कि 51 और 15 यहाँ पर 66 और 24 जो है यहाँ पर हो जाएंगे
90, यानी कि 90 की वृद्धि हुई है। और 90 की ये जो वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है? अगर मैं इनको टोटल जोड़ूं तो यहाँ पर कुल कितना है? 120, 170 ये हो जाएंगे हमारे पास 290, और 290 और 30 यहाँ पर हो जाएंगे 290 और 30 यहाँ पर 320, यानी कि 320 जो कुल 320 का जो व्यय था उस पर 90 की वृद्धि और हो गई। हमें अगर कुल वृद्धि निकालनी है प्रतिशत में तो इंटू में 100 कीजिए और प्रतिशत का साइन लगाइए। उसके बाद 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 4 8 32 और ये कटेगा 25 बार में। यहाँ पर हो जाएंगे 25 90 225 बटा 8%, और 8 का भाग अगर दें तो ये यहाँ पर होंगे 8 दूनी यहाँ पर 16, उसके बाद 8 8 64, 6 बचेंगे, 1 बचेगा तो 1/8%, यानी 28 सही 1/8% जो है हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर अगला है 69, सवाल नंबर 69। यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो तथा बी की जो आय है वो 8,000 रुपये हो, तो तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 69 है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। यानी ए की आय मैंने मान लिया ए है, इसका जो है 5% यहाँ पर, बी की आय यानी कि बी का 15% है। यहाँ से हमें केवल इस सवाल को रेशियोस करना है, यानी ए बी और सी में यहाँ पर हमें रेशियो पता होना चाहिए। अगर मैं इसको काटूं तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 से कटेगा या 3 बार में, और b इधर आ जाएगा तो यहाँ पर a/b यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर 3/1, यानी a और b की जो आय में अनुपात होगा वो यहाँ पर 3:1 होगा। उसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में लिखा है b की आय का 10%, सी की आय का 20% है, यानी b की आय का b का 10%, यहाँ पर c का 20% है। यहाँ पर भी प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 10 से ये 20 जाएगा 2 बार में, यानी कि b अनुपात जो c आएगा, b अनुपात c आएगा यहाँ पर 2:1, 2:1, c इधर आ जाएगा 1 उधर जाएगा। अगर इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना है तो इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन दोनों जगह b है, दोनों जगह b अलग अलग है, इसको समान होना चाहिए। समान होने के लिए नीचे वाले 2 का तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर अगर 1 है तो इसको 2 बना लेते हैं रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करके। तो रेशियो बनेगा यहाँ पर 3 दूनी 6, अनुपात यहाँ पर 2, और c का जो अनुपात होगा 2 के साथ में 1, तो ये इन तीनों में जो है अनुपात हो जाएगा। अब सवाल में दिया है कि b की जो आय है वो यहाँ पर 8,000 रुपये है, बी की आय जो है यहाँ पर 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये। अगर अनुपात में देखें तो हमारी बी की जो आय है वो यहाँ पर 2 यूनिट है, इसी का मान जो है सवाल में 8,000 रुपये दिया है, तो 1 यूनिट का मान 4,000 रुपये आएगा, 1 यूनिट का मान 4,000 रुपये आएगा। हमसे पूछा है तीनों की कुल आय, तो तीनों का जो कुल अनुपात हो में जो कुल यूनिट रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 6 2 8 और 1 9। 1 अनुपात का मान 4,000 है, तो 9 अनुपात का जो मान आएगा, 9 यूनिट का जो मान आएगा वो यहाँ पर 36,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि तीनों की जो आय का योग होगा यहाँ पर 36,000 रुपये होगा। उसके बाद सवाल नंबर हमारा है अगला 70 यानी कि 70। सवाल नंबर 70 है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो जो उसके वेतन का 4% हो तो कश्यप का वेतन कितना होगा? सवाल नंबर यहाँ पर 70 है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक तो टी तुलसीराम और के यहाँ पर कश्यप। अगर मैं इन दोनों के वेतन का रेशियो निकालूं तो वो कितना आएगा? सवाल में लिखा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/5, यानी कि अगर 5 यूनिट कश्यप का वेतन है तो उससे 1 ज़्यादा तुलसीराम का वेतन है, यानी कि 6 यूनिट। ये 6:5 इन दोनों के जो है रेशियो आ चुका है। अब बचत के बारे में एक बात बोली गई है, बचत यानी कि यहाँ पर सेविंग के बारे में बोली गई है कि तुलसीराम की जो सेविंग है उसके वेतन का 4% है, उसका वेतन 6 का अगर मैं यहाँ पर 4% निकालूं तो वो आएगा यहाँ पर 0.24, 6 चौके 24 और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा,
यानी कि 0.24 यूनिट में आएगा। और इसी का जो मान है 0.24 यूनिट का मान सवाल में दिया है यहाँ पर 720 रुपये। 720 रुपये तुलसीराम के यहाँ पर बचत है। तो हमें कश्यप का वेतन निकालना है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं हल करूँ तो 1 यूनिट की जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा यहाँ पर 720 बटा 0.24, ये 701 यूनिट का मान आएगा। मुझे निकालनी है 5 यूनिट, यानी दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ तो 2 अंक है दशमलव के, तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगी और 24 से ये 72 चला जाएगा, 24 तिया 72, यानी 30 × 5 ये हो जाएगा यहाँ पर 15,000 रुपये। यहाँ पर डायरेक्ट आया 5 यूनिट का मान, यानी कश्यप का वेतन जो होगा यहाँ पर 15,000 रुपये होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर है 71। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2 यानी कि 5.5% ज्ञात किया, जो कि 220 के बराबर है। सही उत्तर क्या होगा? सवाल नंबर हमारा है 71 यानी 71। एक विद्यार्थी को जो है किसी संख्या के 3.5 में मल्टीप्लाई करने को कहा, 3.5% यहाँ पर निकालने के लिए कहा। 3 सही 1/2% को ही हम लिख सकते हैं 3.5%, यानी 3.5% का मान उसको ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश 5 सही 1/2% उसका निकाल दिया। 5 सही 1/2% होता है 5.5%, यानी 5.5%, ये उसने निकाल दिया। और 5.5 ये जो प्रतिशत आया है, इसी का जो मान है उसने निकाला है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 220 है, यानी कि यहाँ पर 5.5% का मान ही 220 है। हमें निकालना है उसका सही उत्तर, यानी कि उस संख्या का 3.5% ही निकालना है। अगर 5.5% का मान 220 है तो 1% का मान कितना होगा, यहाँ पर 1% का मान होगा 220 बटा में 5.5, 1% का मान होगा, यानी दोनों साइड से मैंने 5.5 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे निकालना है 3.5%, तो दोनों साइड यहाँ पर 3.5 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए 3.5। यहाँ पर भी दशमलव का 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव तो हट ही जाएगी। उसके बाद इनको अगर 5 से काटो तो ये जाएगा 11वें में, ये जाएगा 7वें में। 11 से 220 जाएगा यहाँ पर 20 बार में, और 20 × में यहाँ पर 7 हो जाएंगे 140, यानी 140, यानी कि जो उसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 3.5% का मान 140 आएगा। उसके बाद सवाल नंबर है यहाँ पर है 72। 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? हमारा सवाल नंबर है यहाँ पर 72। अगर 1 से यहाँ पर 1 से 70 तक की बात की जा रही है, तो 1 से 70 तक जो कुल संख्याएं रहेंगी, कुल संख्याएं, इसको मैं n मान लेता हूँ, कुल संख्याएं जो रहेंगी वो 70 ही रहेंगी। 1 से लेकर 70 तक कुल संख्याएं 70 रहेंगी। अब इनमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग का जो इकाई अंक होता है वो 1 होता है? आप जानते हैं कि 1 का और 9 के वर्ग में जो इकाई अंक होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, उनका जो इकाई अंक होता है वो यहाँ पर 1 होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी लाइन में यहाँ पर अगर 11 से 20 तक की बात करें तो 11 और 19 में, उसके बाद 21 और 29 में अगर उन सब संख्याओं को देखा जाए तो 1 के वर्ग में 1 आएगा, उसके बाद 9 के में आएगा, 11 के में आएगा, 19 के में 21, यहाँ पर 29, उसके बाद 31, 39, यहाँ पर 41, उसके बाद 49, 51, 59 और उसके बाद 61 और 69। यहाँ पर इतनी संख्याएं रहेंगी जिनके वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल यहाँ पर जो है संख्याएं 14 हैं। और उसके बाद इन 14 संख्याओं में कुल संख्याएं कितनी है, यहाँ पर 70 है। इसी को प्रतिशत में लिखना है, तो अगर इसको काट दें तो यहाँ पर 14 चला जाएगा 1 बार में और ये 5 बार में, यानी 1/5 जो संख्याएं रहेंगी, इन 1/5 संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आएगा। और 1/5 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो यहाँ पर 20% होती है। ये हमारा आंसर होगा 20%। उसके बाद सवाल नंबर है हमारा 73। एक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है,
मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने के हेतु उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। सवाल में यहाँ पर प्रतिशत जो शब्द है वो लास्ट में छापा नहीं है, वो उन्होंने गलती से कर दिया, बाकी इसका सही आंसर प्रतिशत में ही आएगा, यानी कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 73 है। सवाल में लिखा है कि परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 1 अंक को निर्धारित किया गया। मीनल एक लड़की है, उसको अपने ओवरऑल जो प्रतिशत बनाना है वो 60% बनाना है, यानी कि 150 प्रश्नों में से 150 अगर प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है तो टोटल उसका जो पूर्णांक होगा वो भी यहाँ पर 150 का ही होगा, पूर्णांक भी 150 का होगा। अब उसको यहाँ पर 60% बनाना है, यानी कि 150 नंबरों में से उसके 60% आने चाहिए, और 60% का मतलब होता है यहाँ पर 15 छक्के यहाँ पर 90 अंक, यानी कि मीनल को यहाँ पर 90 अंक चाहिए। अब प्रथम जो 75 प्रश्न है उनमें उसका जो स्कोर है यहाँ पर 80% का है, 80% का स्कोर है 75 प्रश्नों में, यानी कि उसके कितने अंक आ चुके हैं यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 जाएगी, ये 5 से चला जाएगा 15.75 और ये 2 से चला जाएगा यहाँ पर 4, तो 15 चौके 60 अंक, 60 अंक उसके प्रथम 75 प्रश्नों में आ चुके हैं। अगले जो 75 प्रश्न है उसमें उसे चाहिए यहाँ पर 90 करने के लिए 30 अंक और चाहिए, यानी कि अगले जो बचे 75 अंकों में उसको 30 अंक और लाने पड़ेंगे। तो इस 30 अंक लाने हैं और 75 अंकों में से लाने हैं, 30 अंक लाने हैं और 75 अंकों में से लाने हैं, इसका प्रतिशत निकालना है। तो ये 15 से जाएगा, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 15 75, यानी कि 2/5, 2/5 जो है उसके नंबर आने चाहिए 75 में से। अब 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 की होती है 20%, तो 2/5 की यहाँ पर होगी 40%, ये हमारा सही आंसर होगा। हालांकि इसके जो ऑप्शंस है उसमें प्रतिशत नहीं लिखा, उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसलिए बाकी का इसका सही आंसर यहाँ पर 40% होगा। उसके बाद सवाल नंबर हमारे देखते हैं यहाँ पर 74 को। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। हमारा सवाल नंबर है यहाँ पर 74। किसी कस्बे की जनसंख्या यहाँ पर दी गई है या जनपद की जनसंख्या 8500 दी गई है। अब इसमें लगातार 2 वर्षों से वृद्धि होती है, एक वर्ष यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है और एक वर्ष यहाँ पर 25% की वृद्धि होती है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/5 होती है, यानी 5 लोगों पर 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 8500 की जो प्रथम वर्ष में जो वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या होगी वो यहाँ पर 6/5 होगी, यानी 5 पर 1 की वृद्धि, तो ये 6/5। उसके बाद 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, आपने याद की होगी, हमने पहली कक्षा में करवाया है। तो 4 लोगों पर 1 की वृद्धि होती है, यानी दूसरे वर्ष में यहाँ पर 4 लोगों पर 1 की वृद्धि होती है, तो जो जनसंख्या होगी वो यहाँ पर 1 बढ़ के 5/4 हो जाएगी। इसको हमें हल करना है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम 5 से 5 को डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे अगर यहाँ पर 2 है तो ये 5 का 2 में गुणा होकर यहाँ पर 10 हो रहा है और उससे 1 0 डायरेक्ट कट रहा है, इसलिए हम इस 5 को नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 से काट लें तो ये 2 3 6 और ये 2 2 4। अब नीचे यहाँ पर 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएंगे और 10 यहाँ पर 1 0 को काट देंगे, यानी कि ये संख्या आएगी 850 और मल्टीप्लाई बाई 3 × 5, 3 × 5 यानी 15। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर 0 15/75 हासिल का 7, 15 8 120, 120 और 7 हो जाएंगे 127, यानी 12750 जो है 2 वर्षों बाद उस जनपद की जो है जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो सवाल है यहाँ पर 75, लास्ट सवाल है इस क्लास का। लास्ट सवाल 75 में लिखा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। मैंने मान लिया कि संपत्ति का जो 2 वर्ष पहले मूल्य था वो यहाँ पर x रुपये था। अब इसमें 10% की हर वर्ष कमी आती है, यानी कि 1 वर्ष हुआ होगा, उसके बाद दूसरा वर्ष और उसके बाद ये वर्तमान मूल्य है यहाँ पर 81,000
रुपये, 81,000 रुपये वर्तमान मूल्य। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/10 होती है, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की कमी आ रही है। तो पहले वर्ष जो कमी आने के बाद जो मूल्य बचा होगा वो अपने आप का 1 की कमी होने से 9/10 बचा होगा, और उसके बाद दूसरे वर्ष भी 10% की कमी आ गई तो वो दूसरे वर्ष भी अपने आप का 9/10 ही बचा होगा, और इसका मूल्य जो 2 वर्ष बाद वर्तमान है वो यहाँ पर 81,000 है। इस इक्वेशन को हल करके हमें x का मान निकालना है, यानी 2 वर्ष पहले का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर 9 और 9 का जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 नाम यहाँ पर 81, और 81 से ये 81,000 जाएंगे 1000 बार में। 1000 का गुण, ये जो ना 10 × 10 है, 10 × 10 यानी 100 का जब मल्टीप्लाई 1000 से होगा तो जो x का जो मान निकलेगा वो यहाँ पर 1 लाख निकलेगा, यानी 1 लाख रुपए जो है 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य था 1 लाख रुपए। 10% की वार्षिक कमी के कारण 2 वर्षों में उसका मूल्य जो है 81,000 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा, और ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।